आज हम केमिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े, सबसे मजेदार रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। संजय, तुम तैयार हो? चलो सब मिलकर मैटर की इस फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाते हैं। तो संजय, मेरा तुमसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सोचो, जब हम लकड़ी जलाते हैं और वो राख बन जाती है, तो उसके वजन का क्या होता है? क्या वो बस हवा में गायब हो जाता है? क्या लगता है? चलो अंदाजा लगाने की बजाय इसका जवाब ढूंढते हैं। और कैसे? एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ। देखो, इसमें कोई जादू नहीं होने वाला, यह है प्योर केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ देखो। स्टेप 1, हम 2 सॉल्यूशंस लेंगे जिन्हें हम कहेंगे X और Y। मान लो एक है कॉपर सल्फेट और दूसरा सोडियम कार्बोनेट। अब स्टेप 2 में हम इन्हें एक स्पेशल फ्लास्क में डालेंगे। पर रुको, सबसे ज़रूरी बात, अभी इन्हें मिक्स नहीं करना, बस अलग अलग रखना है। अच्छा, अब देखो, हम फ्लास्क को ऊपर से एक कॉर्क लगाकर अच्छी तरह बंद कर देंगे, सील कर देंगे, ताकि कुछ भी अंदर या बाहर ना जा सके। और अब हम इसे बहुत बहुत ध्यान से तौलेंगे। ये जो भी वजन आए, संजय, इसे याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, मिक्सिंग टाइम। चलो फ्लास्क को थोड़ा झुकाओ और घुमाओ ताकि दोनों सॉल्यूशंस मिल जाएं। अरे वाह, देखो अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ। चलो अब इसे फटाफट फिर से तौलते हैं। और ये रहा हमारा रिजल्ट। रिएक्शन से पहले का वजन और रिएक्शन के बाद का वजन जरा देखो तो, वो बिल्कुल एक जैसा है, 1 मिलीग्राम भी नहीं बदला। और यही एक्सपेरिमेंट हमें केमिस्ट्री के पहले सबसे बड़े नियम तक ले जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास यानी द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो बस अपना रूप बदलता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई कि कुछ भी गायब नहीं होता। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि चीज़ें आपस में जुड़ती कैसे हैं? क्या ये सब बस ऐसे ही रैंडमली हो जाता है, या फिर क्या इसकी कोई खास रेसिपी होती है? इसे समझने के लिए चलो पानी के बारे में सोचते हैं। पानी, चाहे वो नदी से आए, बारिश से गिरे या हम उसे अपनी लैब में बनाएं, वो हमेशा हमेशा एक ही तरीके से बना होता है। पता है पानी की रेसिपी क्या है? वजन के हिसाब से हमेशा 1 हिस्सा हाइड्रोजन और 8 हिस्से ऑक्सीजन। हमेशा, ये अनुपात कभी नहीं बदलता, फिक्स्ड है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा बड़ा नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये नियम कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा वजन के एक निश्चित अनुपात में ही मौजूद होते हैं। मतलब हर कंपाउंड की अपनी एक फिक्स्ड रेसिपी होती है। अच्छा, अब मुझे पता है संजय के दिमाग में क्या चल रहा है। हमें नियम तो पता चल गए, लेकिन ये नियम ऐसे ही काम क्यों करते हैं? इसके पीछे का क्यों क्या है, रीजन क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल, और इस क्यों का जवाब देने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1808 और एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, जॉन डाल्टन। वो एक ऐसा जबरदस्त आइडिया लेकर आए जिसने केमिस्ट्री की दुनिया ही बदल दी। डाल्टन ने क्या कहा? उन्होंने कहा दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें परमाणु यानी एटम्स कहते हैं। उस वक्त के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो डाल्टन की थ्योरी का कोड क्या था? पहली बात, हर चीज छोटे छोटे एटम से बनी है। दूसरी, ये एटम्स अविभाज्य हैं, मतलब इन्हें ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। तीसरी, एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं और अलग अलग एलिमेंट के एटम जाहिर है अलग अलग होते हैं। और सबसे जरूरी बात ये थी कि एटम्स हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं, और किसी भी कंपाउंड में एटम्स का टाइप और नंबर हमेशा हमेशा फिक्स्ड रहता है। और देखो, यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ती है संजय। डाल्टन की थ्योरी ही वो क्यों है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे थे। सोचो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो क्यों काम करता है? क्योंकि डाल्टन ने कहा एटम्स को ना तो बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, बस उनकी जगह बदल सकते हैं, राइट? और वो स्थिर अनुपात का नियम, अरे वो इसलिए काम करता है क्योंकि कंपाउंड्स हमेशा एटम्स के एक फिक्स्ड रेशियो में ही बनते हैं। है ना कमाल की बात? सब कुछ कितना लॉजिकल है। तो चलो डिटेक्टिव संजय, अब एक मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ। एक रिएक्शन में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब बताओ, क्या इसमें मास कंजर्व हुआ है?
चलो हिसाब लगाते हैं। रिएक्टेंट्स का टोटल वजन कितना हुआ? 5.3 + 6, ये हो गया 11.3 ग्राम। और प्रोडक्ट्स का टोटल वजन 2.2 + 0.9 + 8.2, अरे ये भी 11.3 ग्राम ही है। तो जवाब है हाँ, नियम बिल्कुल सही साबित हुआ। चलो अगला केस। हम सब जानते हैं कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है। तो अगर हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके साथ पूरी तरह से रिएक्ट करने के लिए हमें कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी? बिल्कुल सही संजय, जवाब है 24 ग्राम। सिंपल मैथ है। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें चाहिए होगा 3 × 8 यानी 24 ग्राम ऑक्सीजन। देखा कितना आसान है। बहुत बढ़िया काम किया संजय, तुमने केमिकल कॉम्बिनेशन के कोड को सफलतापूर्वक क्रैक कर लिया है। अब तुम मैटर के 2 सबसे जरूरी नियमों को अच्छी तरह जानते हो। लेकिन संजय, जाने से पहले एक आखिरी सवाल। डाल्टन की थ्योरी वाकई शानदार थी, पर उन्होंने कहा था कि एटम अविभाज्य हैं, उन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। क्या ये बात सच है, या क्या एटम के अंदर भी कुछ और रहस्य छुपे हुए हैं? इस बारे में हम अगली बार बात करेंगे। मैम, एक सवाल था, जब कोई चीज रिएक्ट करती है तो वो जाती कहाँ है? अरे वाह संजय, बहुत अच्छा सवाल है। चलो इसका जवाब एक मजेदार एक्सपेरिमेंट से ढूंढते हैं। देखो, पहले ये 2 केमिकल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इन्हें फ्लास्क में डालते हैं, पर मिलाना नहीं है। ठीक है, अब फ्लास्क को कॉर्क से बंद करते हैं और फिर इसका वजन मापते हैं। देखो संजय, वजन आया 150.23 ग्राम। ये नंबर याद रखना, ठीक है? चलो अब असली मजा। फ्लास्क को थोड़ा टेढ़ा करके सॉल्यूशंस को मिला देते हैं और फिर से तौलते हैं। अरे ये क्या, वजन तो बिल्कुल नहीं बदला, एकदम सेम है। बिल्कुल सही, और इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मास कभी बदलता नहीं है। ठीक है मैम, वजन तो सेम रहता है, पर क्या अंदर की चीजें भी हमेशा एक ही रेशियो में होती हैं? बहुत अच्छा सवाल। इसे एक परफेक्ट रेसिपी की तरह समझो। हर चीज का अनुपात एकदम फिक्स होता है। जैसे पानी को ही ले लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। और संजय, यही है हमारा दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। लेकिन मैम, ये नियम काम क्यों करते हैं? इनके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब हमें जॉन डाल्टन ने दिया। वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे और उनका आइडिया कमाल का था। डाल्टन का सबसे बड़ा आइडिया था कि सारी दुनिया बहुत छोटे कणों से बनी है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। उनकी एटॉमिक थ्योरी ने कुछ बहुत जरूरी बातें बताईं, जिससे सब कुछ साफ हो गया। और जानते हो, डाल्टन की इसी थियरी ने हमारे दोनों नियमों को एकदम परफेक्टली समझाया। ओह, तो मतलब एटम्स बस अपनी जगह बदलते हैं, खत्म नहीं होते, और वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही जुड़ते हैं। तो क्या एटम ही दुनिया की सबसे छोटी चीज है, या उससे भी छोटा कुछ होता है?